दोस्तों आज हम लोग फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर गाई डी मोपासा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, हम लोग आज इनके द्वारा लिखा हुआ एक फेमस शॉर्ट स्टोरी बुलेडी शूफ को पढ़ेंगे। दोस्तों इस कहानी को पहली बार 1880 में पब्लिश किया गया था। बुलेडी शूफ इस कहानी के कुछ और भी टाइटल्स हैं, जैसे बॉल ऑफ फैट, बटर बॉल। तो चलिए दोस्तों मैं बिना समय गवाए आपको कहानी बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर चल रहा था। प्रशियन फोर्सेस बड़ी ही तेज़ी से फ्रांस के हर एक पार्ट को कैप्चर कर रही थी। फ्रांस के ही रोएन नाम के शहर से 10 लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग एक रथ में बैठकर रोएन से हेवरी चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं ये 10 लोग कौन थे। दोस्तों इन 10 में से 3 कपल्स थे, यानी कि हो गए 6 लोग। तो चलिए हम लोग पहले इन कपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी यात्री के बारे में जानेंगे। तो पहला कपल था मस्क्योर एंड मैडम लेज्यू। दोस्तों मस्क्योर लेज्यू रॉ ग्रैंड पॉइंट नाम के एक वाइन शॉप का मालिक है। अगला कपल है मस्क्योर एंड मैडम कैरलेमेडॉन। दोस्तों मस्क्योर कैरलेमेडॉन एक कॉटन स्पिनिंग मिल का मालिक है, साथ ही वहाँ का जनरल काउंसिल का मेंबर भी है। और आखिरी जो कपल है वो है कॉमेट एंड कॉमेटस ह्यूबर्ट डी ब्रेविल। दोस्तों कॉमेट ह्यूबर्ट डी ब्रेविल मस्क्योर कैरलेमेडॉन का जनरल काउंसिल का कलिंग है। दोस्तों इन 6 लोगों के साथ 2 नन्स और एक डेमोक्रेट जिसका नाम था कॉर्नोडेट। तो ये हो गया 9 लोग। तो अब जो आखिरी यात्री बचती है वो है इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट। तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है बुलेडी शूफ। दोस्तों दरअसल ये एक कॉर्टिजन क्लास की लेडी है, एक प्रोस्टिट्यूट है, एक वैश्या है। दोस्तों बुलेडी शूफ को लोग अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, जैसे बॉल ऑफ फैट, बटर बॉल। पर दोस्तों इनमें से कोई भी इसका असली नाम नहीं था। इसका असली नाम है मैडमोइजल एलिजाबेथ रूसेट। अब जैसे ही मैडम कैरलेमेडॉन, मैडम लेज्यू, कॉमेटस ह्यूबर्ट डे ब्रेविल को पता चलता है उन लोगों के बीच एक वैश्या है, तो तुरंत तीनों के मन में एक डर समा जाता है कहीं ये वैश्या उनके पतियों को बिगाड़ ना दे। खैर वे लोग सुबह की पहली किरण निकलने से पहले रुएन शहर को छोड़ देते हैं। तीनों लेडीज घृणा भरी नज़रों से एलिजाबेथ की तरफ देख रही होती है और उसके बारे में बात कर रही होती है। यहाँ तक कि दोनों नन्स भी एलिजाबेथ से दुर्व्यवहार कर रही होती है, पर कॉर्नोडेट बार बार एलिजाबेथ को छूने की कोशिश करता है। दोस्तों ये लोग जब रुएन शहर से निकले थे तो इन लोगों का अनुमान था कि वे लोग दोपहर तक हेवरी पहुँच जाएंगे, पर मौसम खराब होने के कारण और रास्ते में बर्फ जमा होने के कारण रथ का पहिया बार बार बर्फ में फंस जा रहा था। इस बीच दोपहर का समय आ जाता है, पर वे लोग हेब्री से अभी पे भी काफ़ी दूर थे और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को हेब्री पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। अब दोस्तों इन लोगों की समस्या ये था कि जब ये लोग रुएन शहर को छोड़ रहे थे तो इनमें से कोई भी अपने साथ खाने पीने का सामान लाया नहीं था और अब इन लोगों को काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। इस बीच एलिजाबेथ रूसेट अपने सीट के नीचे से एक बास्केट निकालती है जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और वाइन था। अब ये अपर क्लास सोसाइटी के लोग ये भूल जाते हैं कि एलिजाबेथ एक वैश्या है। ये लोग तुरंत अपना रंग बदल देते हैं और एलिजाबेथ की तारीफ़ों की पुल बांधना शुरू कर देते हैं। एलिजाबेथ उनकी बातों को समझ रही होती है, फिर भी वो सभी को पीने के लिए वाइन देती है और सभी लोग एक ही ग्लास से वाइन को पीते हैं क्योंकि एलिजाबेथ के पास एक ही ग्लास था। दोस्तों ये डेमोक्रेट वाइन को ग्लास के उसी जगह से पीता है जिस जगह पे एलिजाबेथ के होठों का निशान था। कुछ देर के बाद सभी लोगों के पेट भर जाते हैं और अब सभी लोग एलिजाबेथ से अच्छी तरह से बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद सूर्यास्त भी हो जाता है, पर अभी भी वे लोग अपने मंजिल से काफ़ी दूर थे। रथ का चालक रथ को लालटेन की रोशनी की मदद से रथ को आगे बढ़ा रहा था। सुबह जब वे लोग रुएन से निकले थे तब से लेकर अभी तक लगभग 14 घंटा पूरे हो चुके थे और जैसे ही रथ टोटिस नाम के एक जगह को पार कर रहा होता है, टोटिस में ही होटल डी कॉमर्स नाम के एक इन के सामने एक पर्शियन ऑफिसर रथ को रोक देता है। सभी लोग रथ से नीचे उतरते हैं। पर्शियन ऑफिसर सभी से पूछताछ करता है और सभी लोग होटल डी कॉमर्स के अंदर चले जाते हैं। जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ होटल का इनकीपर मस्क्योर फॉलन भी आता है और उन लोगों से बोलता है, आप लोगों में एलिजाबेथ रूसेट कौन है? एलिजाबेथ कहती है, मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? फॉलन भी कहता है, पर्शियन ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। एलिजाबेथ कहती है, वो मुझसे मिलना चाहता होगा पर मैं नहीं। तब सभी लोग एलिजाबेथ को समझाते हैं कि पर्शियन ऑफिसर की बात उन्हें माननी चाहिए, कहीं उनकी बात को ना मानना उन लोगों पे भारी ना पड़ जाए। एलिजाबेथ कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर याद रखना मैं तुम लोगों के कारण जा रही हूँ। कुछ देर के बाद एलिजाबेथ काफ़ी गुस्से से वापस आती है और सभी लोग एलिजाबेथ से पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, पर्शियन ऑफिसर ने क्या कहा है।
एलिजाबेथ गुस्से से कहती है तुम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ देर के बाद कॉर्नोडेट एलिजाबेथ से मिलता है और एलिजाबेथ के साथ सेक्स करने की अपनी इच्छा को जाहिर करता है। इतना कहते ही एलिजाबेथ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कॉर्नोडेट को साफ मना कर देती है। कॉर्नोडेट कहता है तुम मना क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। एलिजाबेथ कहती है इन सभी चीज़ों के लिए हर जगह सोचना नहीं चाहिए और जब हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन पर्शियन ऑफिसर हो तब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। अब अगले दिन जब सभी लोग सुबह का नाश्ता करने के बाद होटल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं अभी तक घोड़ा गाड़ी का चालक रथ को तैयार नहीं किया होता है। जब चालक से इस विषय में पूछा जाता है तो वो बताता है कि पर्शियन ऑफिसर ने मुझे फॉलेनबी के द्वारा रथ को तैयार नहीं करने का ऑर्डर दिया है। अब मस्क्यूर लुइस, मस्क्यूर कार्लेमेडॉन, कॉमेट ह्यूबर्ट डिब्रेविल और कॉर्नोडेट फॉलेनबी के मदद से पर्शियन ऑफिसर से मिलता है, पर पर्शियन ऑफिसर साफ कह देता है जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं तुम लोग को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब रात को जब सभी लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर फॉलेनबी आता है और एलिजाबेथ से कहता है पर्शियन ऑफिसर जानना चाहते हैं कि क्या आपने अभी तक अपना डिसीजन चेंज किया है या नहीं। एलिजाबेथ गुस्से से कहती है नहीं और फॉलेनबी वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग एलिजाबेथ पे दबाव देकर पूछते हैं कि पर्शियन ऑफिसर ने कल रात क्या कहा था। एलिजाबेथ रोते हुए बताती है कि वह मुझे अपनी रखैल बनाना चाहता है और मेरे साथ सोना चाहता है। दोस्तों एलिजाबेथ की इस बात को सुनकर किसी को भी एलिजाबेथ पे तरस नहीं आता है, फिर भी वे लोग ऊपर मन से एलिजाबेथ का सपोर्ट करते हैं। अब अगले दिन फिर से पर्शियन ऑफिसर उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं देता है। अब रात को फिर से फॉलेनबी आता है और फिर से एलिजाबेथ उसे मना कर देती है, पर अब बाकी लोग एलिजाबेथ को समझाते हैं कि अब तुम ही हो जो हम लोगों की आज़ादी यहाँ से दिला सकती हो। दोस्तों अब एलिजाबेथ अपने साथी यात्रियों के आज़ादी के खातिर पर्शियन ऑफिसर की बात मान लेती है और पर्शियन ऑफिसर के कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन घोड़ा गाड़ी तैयार होता है, सभी लोग अपने सीट पर बैठे होते हैं और एलिजाबेथ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ रोते हुए चेहरे के साथ भूखे पेट होटल से बाहर निकलती है और चुपचाप अपने सीट पर जाके बैठ जाती है। दोस्तों यहाँ चौंकाने वाली बात यह होती है कि अब सभी लोग एलिजाबेथ की उन उपकारों को भूल जाते हैं और एलिजाबेथ को घृणा भरी नज़रों से देखने लगते हैं। एलिजाबेथ की दिल को चोट लगे ऐसी बात करते हैं। एलिजाबेथ इन लोगों की ऐसी हरकत को देखकर रोने लगती है और अपने मन में सोचती है क्यों मैंने इन लोगों की मदद की। और दोस्तों यहीं ये कहानी समाप्त हो जाती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।